सर बोलिए सर। देखिए, ये जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर नंबर। हमें सिर्फ वेरीफाई करना है, ओके? वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने के नहीं लिए। सर, नहीं सर, मैं गाँव को आया था सर, घर में। कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति को वन साइड वीडियो कॉल रिकॉर्ड करो। नमस्कार, मैं अधिवक्ता वैभव संगम मिश्रा, उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज का हमारा विषय थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, साथ ही साथ आप सब ने कहीं न कहीं ये चीज़ें सुनी, समझी और झेली होंगी। आज हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट की, जिसको हम लोग थोड़ा समझने वाले शब्द में बोले तो ऑनलाइन स्कैम, ऑनलाइन अरेस्टिंग, ऑनलाइन हिरासत पना। तो आज हम लोग समझेंगे डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, किन किन तरीके से डिजिटल अरेस्ट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, कैसे कस्टमर अपना लाखों रुपए, अरबों रुपए, करोड़ों रुपए, हजारों रुपए अपना डिजिटल अरेस्ट की वजह से खो रहे हैं, और क्या हो रहा है उसके बाद, क्या क्या प्रक्रिया, क्या क्या आपके पास समाधान है जिस पे आप सब काम कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या हमारे कानून में इस संबंध में कोई प्रोटेक्शन हम लोगों के लिए है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ समझेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। लेट्स लर्न, एक्सप्लोर एंड हैव फन ऑल टुगेदर। अब डिजिटल अरेस्ट को बहुत सिंपल भाषा में हम आपको एक उदाहरण देते हुए समझाएंगे। अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, एसटीएफ की तरफ से, या फिर किसी थाने की तरफ से, अगर वो कहते हैं आपके ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत हो गया है इस थाने में, इस धारा के अंतर्गत, चाहे मान लीजिए 420, चाहे 307, चाहे कोई भी धारा, वो लोग हमेशा एक बड़ी धारा इस्तेमाल करते हैं। जैसे यौन उत्पीड़न के संबंध में धारा है, आपके आईडी पे फर्जी बैंक बना और जिसकी वजह से करोड़ों रुपए एम्बेजल हुए हैं, हवाला पैसा हुआ, इन सारे बड़े बड़े मामले में आपको लोभित करते हैं कि आप इसमें फंस चुके हैं पूरी तरीके से। जब वो जान जाते हैं कि हाँ चीज़ों को आपने एडमिट कर लिया है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन बताइए। तो वो इन रिस्पॉन्स टू द सॉल्यूशन वो आपको ये सलाह देते हैं कि आप इस मैटर से कैसे बन सकते हैं। वो लोग आपको जस्ट एक सिंपल एडवाइस देंगे कि आप हमको 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 10,000 रुपये, 10 लाख रुपये दे दीजिए, हम आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। साथ ही साथ हम जिसका पैसा आपके द्वारा गया है हम उसको पैसा वापस कर देंगे। इसी मोमेंट में आपके साथ फ्रॉड होता है। अब आपको लग रहा होगा ये तो बड़ा इलॉजिकल सेंस हो गया कि कहीं से हमको फ़ोन आ रहा है और हम एक डर में आके हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम किसी भी आदमी को पैसा दे रहे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट होता है एक स्कैम करने का। स्कैम चाहे वो साइबर फ्रॉड का हो, चाहे वो हैंड कैश का माध्यम उसमें यूज़ किया गया हो, स्कैम हमेशा एक साइकोलॉजिकल गेम होता है। सपोज दैट एक इंडिविजुअल है जो 9 to 5 की जॉब कर रहा है और एक फैमिली मैन भी है इन द मीन टाइम, फैमिली मैन भी है, साथ ही साथ वर्किंग क्लास का पर्सन है, वो 9 to 5 जॉब भी करता है, और जॉब का जो प्रेशर है, साथ ही साथ उसके फैमिली का जो प्रेशर है, वो सबको समझते बूझते हुए अपनी चीज़ों को कर रहा है। मान लीजिए वो जॉब से उठा, जॉब के बीच में उसको कहीं से फ़ोन आता है कि हम ईडी से, हम सीबीआई से बोल रहे हैं, आपके बच्चे को हमने अरेस्ट कर लिया है, आपका बच्चा लड़की छेड़ते हुए पकड़ा गया है, आपके बच्चे ने एक लड़की का रेप कर दिया, बस हम उसको जेल में डालने वाले हैं, आप क्या करना चाहते हैं इसमें। तो उस अवस्था में जो आदमी वर्किंग क्लास का है, जो आदमी फैमिली मैन है, वो तुरंत उस स्थिति को समझ नहीं पाता। तो वो ये प्रयास करता है कि मेरी जॉब में जो प्रॉब्लम है उसको तो मैं मैनेज कर ही रहा हूँ, मेरी फैमिली में जो प्रॉब्लम है उसको तो मैं मैनेज कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ अब एक जो नई प्रॉब्लम आ गई है इसको किसी न किसी तरीके से जल्द मैनेज किया जाए। तो इस मानसिकता के अंतर्गत फिर वो उस स्कैमर को पैसा दे देता है। तो इस मानसिकता की वजह से लोग बहुत उत्पीड़ित हो रहे हैं, ये डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन स्कैम की वजह से। अब हाल ही में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने, जिसमें द हिंदू है, इंडिया टीवी है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ ग्रुप, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स को रिपोर्ट किया जिसमें 14 लाख का फ्रॉड हुआ, जिसमें 12 लाख का फ्रॉड हुआ, जिसमें 10 लाख का फ्रॉड हुआ, जिसमें 34 लाख का फ्रॉड हुआ, जिसमें 40,000 का डिजिटल अरेस्ट की वजह से स्कैम हो गया कस्टमर्स को। अब ये तो बात हो गई कि ये इंग्रेडिएंट्स, तौर तरीके क्या इस्तेमाल करते हैं आपको स्कैम करने का। अब समझते हैं कि इनका प्राइमरी मोड क्या है डिजिटल अरेस्ट करने का। सबसे पहला प्राइमरी मोड इनका डिजिटल अरेस्ट करने का ये है कि वो आपको फ़ोन करेंगे, बोलेंगे कि हम सीबीआई से बोल रहे हैं।
वो आपको फ़ोन करेंगे, बोलेंगे कि हम आपके नियरेस्ट थाने से SHO XYZ बोल रहे हैं। तीसरा, वो कभी जल्दी अपने सेलुलर फ़ोन से आपको फ़ोन नहीं करेंगे, वो नॉर्मल नेटवर्किंग फॉर्म्स में आपको कनेक्ट नहीं करेंगे। वो हमेशा थर्ड पार्टी इस्तेमाल करते हैं आपसे बात करने के लिए, चाहे वो व्हाट्सअप होगा, चाहे कुछ और माध्यम होगा। तो इनकी तीसरी इंग्रेडिएंट्स है। चौथा, वो आपको पहले भांपते हैं कि आप किस स्थिति में हैं। वो पुलिस कचहरी कोर्ट आपको बता के थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, और आप बातों बातों में वो आपके सगे संबंधी का भी जानकारी निकालते हैं, और फिर उन्हीं में से किसी एक को विक्टिम बनाते हुए आपसे पैसा खींचने का प्रयास करते हैं। चौथी चीज़, ज़्यादातर मामले यौन उत्पीड़न, चोरी और बैंक संबंध में आपके दस्तावेज संलग्न होने की वजह से जो हानि पहुंची है, उसके संबंध में ये लोग स्कैम करने का प्रयास करते हैं। अब क्यों इन्होंने ये 3 एलिमेंट को पकड़ के रखा है? 3 एलिमेंट उन्होंने इसलिए पकड़ के रखा है क्योंकि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपके नाम पे आधार कार्ड, पैन कार्ड कहीं इशू हुआ होगा और उससे कोई स्कैम हुआ होगा, ये आप मान सकते हैं। हो सकता है आपका लड़का किसी भी यौन उत्पीड़न के मामले में फंसा हो। अच्छा, यौन उत्पीड़न के संबंध में जब कोई मामला सामने आता है तो जो भी आदमी संलिप्त होता है वो बहुत प्रयास करता है कि मेरी जो सम्मान है, मेरी जो इज्जत है बाजार में, वो बनी रहे, उसके संबंध में कुछ भी कर जाऊंगा। तो इस दुखती नस को वो लोग पकड़ते हुए आपसे पैसा निकलवाने की पूरी कोशिश करते हैं। चौथा, अब जो बैंक के दस्तावेज हो गए उसकी वजह से वो लोग आपको दिखा देंगे कि आपकी वजह से इतने करोड़ का एक आदमी नुकसान हुआ जिसमें आपकी अरेस्टिंग हो सकती है। तो ये छोटे मोटे वो साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स को पकड़ते हुए आपसे स्कैम करते हैं। यू वोंट बिलीव, इंडिया में ये बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा है। हाल ही में माननीय नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पे अपना विचार व्यक्त किया और ये कहा कि किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, किस तरीके से हमारे भोली भाली जनताओं को लूटा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें भोली भाली जनताएं, हमारी इंडिया के हर व्यक्ति विशेष को ये समझना बूझना चाहिए, बिना कोई निवेश करने से पहले उनको कनेक्ट करना चाहिए ऑफिशियल्स को। अगर वो पाते हैं कि ये फर्जी कॉल है, ये उनको जालसाजी और कूट रचित के संबंध में कॉल है, तो उसके संबंध में वो साइबर कॉल को रिपोर्ट करें। अब सोच लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री इस बड़े इश्यूज को पब्लिक एट लार्ज में वो एड्रेस करें, जिससे जनता में जन सूचना पहुंचे। अब बात कर लेते हैं, क्या हमारे IPC CRPC में कुछ डिजिटल अरेस्ट करके कोई कॉन्सेप्ट है? हमारे CRPC, हमारे IPC, जो कि अभी BNS हो गया है, BNSS हो गया है, उसमें कहीं भी डिजिटल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारी कोर्ट जब भी प्रोसीड करती है किसी भी व्यक्ति विशेष के थ्रू, उसके ऊपर प्रॉपर रिटन नोटिस जाता है कि आपके ऊपर ये आरोप है। एक विधिक अधिकारी आपके यहाँ आता है, जो एक रजिस्टर्ड अधिकारी होता है, सो ऑन एंड सो ऐसा थाने का, वो आपके पास आता है। यही एक माध्यम है आपको सूचना पहुँचाने का, यही एक माध्यम है आपको अरेस्ट करने का। इसके अलावा कोई और ऑनलाइन ऐसा कोई माध्यम हमारे कानून में नहीं लिखा हुआ है। तो पहला, और डिजिटल अरेस्ट कहीं आप समझिए, कहीं सुनिए, तुरंत उसको फ्रॉड मानिए। और उसके संबंध में हमारे इंडिया में एक साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर है, साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप उस पर कॉल कीजिए और अपने इस संबंध की सूचना को रिपोर्ट करिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई भी आदमी आपके साथ ऐसा करता हुआ पाया जाता है या फिर वो आपके साथ ऐसा कर चुका है, तो आपके पास क्या अधिकार बचते हैं? आपके पास सबसे पहला अधिकार ये है कि आप उन सारे मुलजिमों, उन सारे अपराधियों, उन सारे स्कैमर के विरुद्ध में साइबर कंप्लेन कर सकते हैं। चाहें तो अपने नियरेस्ट थाने में जाके अपने अकाउंट का डिटेल निकलवा के एक दरखास्त तहरीर लिख के अपने थाने में दे सकते हैं। और जब थाने में आप अपना एप्लीकेशन देंगे तो उस टाइम वहाँ के जो थाना इंचार्ज होते हैं वो एक कड़ी धारा उस पर लगा सकते हैं, जिसमें 420, 419, 468, 469 ऐसी बड़ी बड़ी धाराएं, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कानून है 66C, 66D भी इन्वोक कर सकते हैं उन अपराधियों के विरुद्ध, और एक कड़ी विवेचना करते हुए उन सब को कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं। तो आपके पास ये अधिकार है, पर ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। रिकवरी का प्रोसेस भी इसमें टाइम टेकिंग का है, अरेस्ट का प्रोसेस इसमें टाइम टेकिंग का प्रोसेस है। इन सब से आपको फ़ायदा होगा, बट लॉन्ग टाइम में फ़ायदा होगा और सटल फ़ायदा होगा। बट इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो सतर्क रहें, सावधान रहें, इन चीज़ों को बहुत स्पष्ट तरीके से समझें। इसी पर मुझे एक बहुत फेमस कहावत याद आ रही है, मेरे ग्रैंडफादर कहते थे,
एक अवधी और खड़ी भाषा में कि भैया देखा तो हर कनवा कौवा लेके जाता। कौवा मीन्स जो क्रो एक बर्ड होता है उसकी बात वो कर रहे थे। तो जनरली लोग क्या करते थे, दौड़ने लगते थे कौवे के पीछे। फिर बाद में पता चलता था कान तो उनके पास ही है, वो ऐसे उनको फूल बनाने के लिए कौवा को दिखाया गया। तो उसी तरीके से डिजिटल अरेस्ट होता है। कहीं भी टेंजिबलनेस नहीं है, कहीं भी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड में नहीं है, बस आपको डरा के, बस आपको अप्रीहेंड करके पैसा निकाला जाएगा। बस उस स्थिति में आप ना पहुंचिए, उससे पहले ही आप प्रोटेक्टिव मेजर्स लीजिए। आपके पास दुनिया भर के तरीके हैं। आपने किसी संबंध के मामले में जानकारी लेने के लिए आपने नियरेस्ट थाने जाइए, अपने कोई फैमिली या फिर कोई प्रोफेशनल एडवोकेट्स को इंगेज कीजिए कि ऐसे ऐसे मामले में हमको ऐसे ऐसे कॉल्स आ रहे हैं, इसमें क्या किया जाए, तो आपको एक अच्छी सलाह मिल सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों से आप बच सकते हैं, इतने बड़े बड़े स्कैम से। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नमस्कार।